गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा क्या होती है, अर्थात मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो बाजार है व्यवहार के रूप में वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एक होता है अपूर्ण प्रतिस्पर्धा। बाजार पर एक एकाधिकारी के स्थान पे दो या दो से अधिक दो उत्पादक अगर हो, अर्थात दो उत्पादकों का अधिकार मार्केट में हो, तो उसे अपन ड्यूपोली कहते हैं, द्वैधिकार कहते हैं। अब जब अगर मार्केट की स्थिति ऐसी हो जाए जिसमें दो या दो से अधिक, 3, 4, 5 या 10 तक कुछ विक्रेता होते हो, तो उसे उसे हम ओलिगोपोली अल्पाधिकार भी कहते हैं। अब जो अल्पाधिकार होता है वो फिर से दो टाइप का होता है। एक तो होता है विशुद्ध अल्पाधिकार पे और ओलिगोपोली, जिसमें क्रेता जो होते हैं उनमें वस्तु विविधीकरण नहीं पाया जाता, अर्थात वो एक समरूप वस्तु बेचते हैं। ठीक है, जो बेचने वाले विक्रेता होते हैं वो एक समान वस्तु की मात्रा को मार्केट में बेचते हैं। उसे हम कहते हैं वस्तु विभेद रहित अल्पाधिकार। ठीक है, इसके अलावा एक होता है विभेदीकृत अल्पाधिकार। इसमें विभिन्न विक्रेताओं की वस्तुओं में थोड़ा थोड़ा अंतर पाया जाता है, उसे अपन कहते हैं वस्तु विभेद सहित अल्पाधिकार। और बाजार की एक स्थिति और होती है जिसमें विक्रेता तो अनेक होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं वो तो अनेक होते हैं। ठीक है, तथा साथ में ही वस्तु विभेदीकरण भी पाया जाता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। हालांकि इस प्रकार के बाजार में वस्तुएं एक दूसरे के काफ़ी निकट स्थानापन्न होती है, अर्थात जैसे चाय और कॉफ़ी दोनों के यहाँ एक दूसरे की निकट स्थानापन्न, एक के स्थान पे हम दूसरे का यूज कर सकते हैं। ऐसे मार्केट को हम एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा या एकाधिकारी प्रतियोगिता कहते हैं। यह ध्यान रखना कि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा व विभेदीकृत अल्पाधिकार में जो मुख्य अंतर होता है वो केवल फर्मों की संख्या को लेकर होता है कि अल्पाधिकार जो होता है उसमें 2 से लेकर 10 तक फर्में हो सकती है, लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंदर अनेक फर्में हो सकती है। ठीक है, अब जो अपन ने अभी तक पढ़ा है, दो अगर एकाधिकारी हो तो उसे द्वैधिकार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्पाधिकार, अल्पाधिकार में भी दो टाइप के होते हैं, विभेदीकृत और विभेदीकरण सहित और विभेदीकरण रहित। और उसके बाद एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। ठीक है, ये तीनों अल्पाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता का ही अंश होते हैं। ठीक है, और इस अपूर्ण प्रतियोगिता में की जो चरम स्थिति होती है उसको मोनोपोली कहते हैं, जिसका अध्ययन अपन ने पिछले वीडियो में डिटेल से किया था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है। तो जैसा ही नाम से पता चल रहा है, एकाधिकारात्मक से तो एकाधिकारी से बना है ये नाम तो, और प्रतिस्पर्धा नाम प्रतियोगिता से बना है, अर्थात वह बाजार जिसमें प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकारी बाजार या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार या एकाधिकारी बाजार दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब देखना, एकाधिकारी के गुण तो इसलिए पाए जाते हैं, देखना, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा वह बाजार स्थिति है जिसमें अनेक फर्में होती है। तो अनेक फर्में हो गई, इसका मतलब कैसी हो गई, प्रतियोगी हो गई। प्रतियोगी, जब अपन ने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पढ़ा था तब बताया था कि उसमें अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं। ठीक है, तो अनेक फर्में विभेदीकृत किंतु निकट स्थानापन्न वस्तु का उत्पादन करती है। इसमें एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा दोनों के गुण पाए जाते हैं। एकाधिकारी तत्व इस रूप में होता है कि फर्म में अपने कुछ ग्राहक होते हैं तथा उसकी अपनी वस्तु की कीमत पर खुद का अधिकार होता है, अर्थात एकाधिकारी इसलिए उसे कहा जाता है कि जो फर्म होती है उस जो वो फर्म जिस वस्तु का उत्पादन करती है उस उत्पादन की जो कीमत का निर्धारण होता है उस पर एकाधिकारात्मक फर्म का कुछ अधिकार होता है। और प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता का तत्व इसलिए पाया जाता है कि फर्मों की संख्या क्या हो रही है, अधिक हो रही है, अतः एक फर्म का कुल बाजार की बिक्री में अंश बहुत कम होता है। ठीक है,
अब एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें वस्तु विभेदीकरण किस प्रकार पाया जाता है या पदार्थ विभेदीकरण किस प्रकार का होता है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता की महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि प्रतियोगिता एवं एकाधिकारी का मिश्रण उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं वस्तु विभेदीकरण। जब अपन ने एकाधिकारी पढ़ा था तब वहाँ कीमत विभेदीकरण पढ़ा था, ठीक है। लेकिन ये क्या है, वस्तु विभेदीकरण की वस्तुओं में अंतर है। जैसे कि साबुन की बात करें हम, लक्स साबुन, डव साबुन, बहुत सारी साबुनें होती, साबुन की फैक्ट्री होती है। तो ये लक्स फर्म है, डव की फर्म है, लाइबॉय की फर्म है, डिटोल की फर्म है, ये सब साबुन का निर्माण करती है तो सबकी सब साबुन, लेकिन सब में क्या है, कुछ अंतर है। यही होता है वस्तु विभेदीकरण। वस्तु विभेद का अर्थ होता है कि विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित की जाने वाले पदार्थ या वस्तु बिल्कुल एक समान ना होकर कुछ अलग अलग हो, निकट के स्थानापन्न हो। यह विभिन्नता दो प्रकार से हो सकती है, पहली वास्तविक अंतर से, दूसरा काल्पनिक अंतर। कि वस्तु विभेदीकरण वास्तविक अंतर से किस प्रकार होता है, तो इसमें रासायनिक सम्मिश्रण के रूप में, कि जो वस्तु के निर्माण में जो भी अपन केमिकल यूज कर रहे हैं वो अलग अलग यूज कर लें। जैसे लक्स साबुन के अंदर जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं वो अलग टाइप के होते हैं, डव साबुन के अंदर जो केमिकल यूज हो रहे हैं वो अलग टाइप के होते हैं। तो लक्स साबुन और डव साबुन, इनको उत्पादित करने वाली जो फर्में होती हैं वो अलग अलग रासायनिक तत्वों का यूज करती है, इसलिए दोनों के अंदर विभेदीकरण पाया जाता है, ठीक है। एक होती है बिक्री की बाद की बेहतर सेवाएं। अब मान लो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है, मान लो फ्रिज की बात करें हम, एक तो सैमसंग का फ्रिज है और एक दूसरी एलजी कंपनी का फ्रिज है, ठीक है। अब दोनों फ्रिज है एक जैसे से दिखते हैं अपने को, लेकिन जो सैमसंग का जो फ्रिज है वो कोई व्यक्ति खरीद के लाता है या कोई कस्टमर खरीद के लाता है, तो बेचने वाले उसको यह गारंटी देते हैं या ये वारंटी देते हैं कि आप अगर ये ख़राब हो जाए तो हम घर आके उसको ठीक कर देंगे। तो ये भी एक प्रकार का क्या पाया जाता है, वस्तु विभेदीकरण पाया जाता है, ठीक है। बिक्री केंद्र तक पहुंच के आधार पर, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, ये क्या है, वस्तु के अंदर वास्तविक अंतर होता है, ठीक है। काल्पनिक अंतर किस प्रकार होता है, ट्रेडमार्क के आधार पर। अगर हम शूज़ लाने की बात करें, जूतों की बात करें, ठीक है, कोई एडिडास के जूते, रीबॉक के जूते, जनरल बाटा के जूते, ठीक है, ये तीनों ट्रेडमार्क का, इनमें ट्रेडमार्क का डिफरेंस है। जूते वही हैं लेकिन इसमें क्या है, ट्रेडमार्क का डिफरेंस है, और ट्रेडमार्क का डिफरेंस होने के कारण इसमें वस्तु विभेदीकरण शामिल हो जाता है। आकृति बनावट के आधार पर वस्तु विभेदीकरण हो सकता है, विज्ञापन के आधार पर वस्तु विभेदीकरण हो सकता है। अब बात करते हैं कि एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता में समूह की अवधारणा होती है। इसको ध्यान से समझना। जब अपन ने पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ा था तो वहाँ अपन ने फर्म और उद्योग में अंतर को जाना था, ठीक है। उसके बाद जब अपन ने एकाधिकारी बाजार पढ़ा तो मैंने बताया कि उसमें फर्म और उद्योग एक ही होते हैं, कि जो फर्म है वही उद्योग है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास कीमत या उत्पादन निर्धारण की शक्ति होती है। अब अपन जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो वहाँ न तो फर्म की अवधारणा होती है न उद्योग की अवधारणा होती है। वहाँ जो अवधारणा अपने सामने आएगी वो आएगी समूह की अवधारणा, ठीक है। उद्योग की अवधारणा यहाँ नहीं होती, कि फर्मों के कुछ समूह हैं, जैसे लक्स फर्म है तो इन कुछ फर्म है जैसे लक्स, लाइबॉय, डव, डिटोल, हमाम, ब्रिज, इन साबुनों की सभी फर्मों को अगर एक साथ बोलें तो उद्योग नहीं बोलेंगे, बल्कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में उसे ग्रुप या समूह कहा जाएगा, ठीक है। अब एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की खोज किसने की थी, तो उसका नाम है चेम्बरलिन ने, ठीक है। और जब अपूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो वहाँ हम बात उसकी खोज की थी रॉबिन्सन ने, क्लियर है। तो चेम्बरलिन के मॉडल के अनुसार एकाधिकारात्मक बाजार जो होता है उसकी कुछ मान्यताएं होती हैं। पहली मान्यताएं क्या होती है कि समूह में अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया क्योंकि इसमें प्रतियोगिता का गुण पाया जाता है। दूसरा है वस्तु विभेदीकरण होता है, वस्तुओं में अंतर होता है लेकिन वस्तुएं निकट की स्थानापन्न होती है, क्लियर। जो समूह है उसमें फर्मों का एंट्री और एग्जिट स्वतंत्र होता है, ठीक है। फर्मों का उद्देश्य हमेशा यही रहेगा कि लाभ को अधिकतम करना,
साधनों की जो भी कीमतें हैं या जो भी तकनीकी है वो क्या रहेगी, हमेशा स्थिर रहेगी। फर्में इस प्रकार व्यवहार करती है कि मानो उसे मांग और लागत की पूर्ण जानकारी हो। ये इंपॉर्टेंट दो मान्यताएं हैं इसकी है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एकाधिकारात्मक बाजार की जो सबसे इंपॉर्टेंट मान्यताएं हैं वो कौन सी हैं। तो पहली मान्यता जो है वो है समानता की मान्यता। इसको देखना, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता को चैम्बरलिन ने समूह के संतुलन को सरल बनाने के लिए कुछ मान्यताएं दी। पहली है यूनिफॉर्मिटी, समानता या एकरूपता की मान्यता। इस मान्यता के अनुसार सभी वस्तुओं की मांग व लागत वक्र समूह में समान होते हैं। ठीक है, जितनी भी वस्तु है, चाहे वो निकट के स्थानापन्न हो, चाहे वो परस्पर एक दूसरे की एकदम ही स्थानापन्न हो, सबका लागत और मांग वक्र क्या होते हैं, समान होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं समूह में सभी वस्तुओं का मांग और लागत वक्र समान होता है, इसलिए उसको समानता की मान्यता या यूनिफॉर्मिटी की मान्यता कहा जाता है। दूसरा है समरूपता या सिमेट्री या पारस्परिक निर्भरता की मान्यता। ठीक है, पारस्परिक निर्भरता का अभाव होता है। तो इसको देखना, एकाधिकारी प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में फर्में होने के कारण फर्मों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो उस फर्म का कीमत और उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव उस प्रतियोगियों में क्या होता है, नगण्य होते हैं, क्योंकि बेचने वाले खूब होते हैं। अब मान लो एक फर्म अपनी कीमत और उत्पादन के द्वारा पूरे मार्केट को प्रभावित नहीं कर सकती, जिस प्रकार अपन ने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पढ़ा था। इसलिए वो प्रतिक्रिया के रूप में अपने उत्पादन मात्राओं में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। क्लियर है। तो ये दो मान्यताएं हैं, समानता और समरूपता। यह व्यवहार में क्या करती है, एकाधिकारात्मक बाजार को पढ़ने में या उसका अध्ययन करने में थोड़ी सरलता प्रस्तुत करती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मांग वक्रों के बारे में चैम्बरलिन की क्या अवधारणा थी। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। एकाधिकारी प्रतियोगिता संतुलन को ज्ञात करने के लिए दो प्रकार के मांग वक्रों का प्रयोग किया जाता है। पहला जो है वो है प्रत्याशित या अनुभूत, या उसे कहते हैं आत्मगत या नियोजित। चार नाम है इसके। प्रत्याशित जैसे नाम से पता चल रखा है, एक्सपेक्टेड। ठीक है, अनुभूत या आत्मगत या नियोजित मांग वक्र कहा जाता है, और इसे कहते हैं परसीव्ड डिमांड कर्व। ठीक है, दूसरा जो मांग वक्र होता है उसे बाजार मांग वक्र या आनुपातिक प्रोपोर्शन मांग वक्र कहा जाता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। इसके लिए अपन बात करते हैं प्रत्याशित मांग वक्र जो होता है, अर्थात परसीव्ड मांग वक्र जो होता है, वह विभिन्न कीमतों पर किसी फर्म की वस्तु की उन मात्राओं को दर्शाता है जिसे फर्म बेचने की प्रत्याशा रखती है। वो फर्म इतना एक्सपेक्टेशन लगाती है फर्में कि यदि अन्य जो फर्में हैं, क्योंकि उस एकाधिकारात्मक बाजार में खूब सारी फर्में होती है, अन्य जो फर्में हैं वो अपनी कीमतें स्थिर रखेगी। ठीक है, उस हिसाब से वो वह फर्म अपने मांग वक्र का निर्माण करती है। क्लियर है, तो उसे हम प्रत्याशित मांग वक्र कहते हैं। बाजार अंश मांग वक्र विभिन्न कीमतों पर किसी फर्म की उस वस्तु की उन मांग मात्राओं को दर्शाती है जिसे बिक्री होने की संभावना है, यदि जो प्रतियोगी या प्रतिद्वंदी फर्म है वो कीमतों में उसी दिशा में परिवर्तन करे जिस दिशा में वह फर्म कर रही है। मान लो 5 फर्म है। अब प्रत्याशित मांग वक्र क्या होगा, ए फर्म का मांग वक्र होगा। ठीक है, वह ए फर्म यह प्रत्याशित करेगी, यह एक्सपेक्टेड करेगी, यह एक्सपेक्टेशन रखेगी कि जो अन्य जो फर्में हैं बी सी डी ई, वो अपनी कीमतों को स्थिर रखेगी। ठीक है, यह मानकर अगर कोई मांग वक्र का निर्माण होता है उसे कहते हैं परसीव्ड डिमांड वक्र, अर्थात प्रत्याशित मांग वक्र। अब यदि यह फर्म यह मान ले कि अन्य जो फर्में हैं, जो प्रतिद्वंदी फर्में हैं, वह भी अपनी कीमतों को उसी प्रकार परिवर्तित करेगी जिस प्रकार ए फर्म कर रही है, तो जो मांग वक्र बनेगा वो होगा बाजार मांग वक्र। ठीक है, अतः एक फर्म का बाजार अंश मांग वक्र उसके प्रत्याशित मांग वक्र से कम लोचदार होता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ मैं दो वक्र का निर्माण कर रहा हूँ, और दूसरा जो वक्र है वो ये मान लेते हैं। ठीक है, पहला जो मांग वक्र है वो
क्या होगा, अधिक लोचदार होगा। कौन सा, प्रत्याशित। क्यों, ये एक्सपेक्टेड है, ये अधिक लोचदार है। देख रहे हो आप डायग्राम में, आपको अधिक लोचदार दिख रहा है। अधिक लोचदार होने का मतलब कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन होगा। ये अधिक लोचदार क्यों होता है, क्योंकि जो फर्म होती है जिसका ये मांग वक्र है, वह यह सोचती है कि अन्य जो फर्में हैं वो अपनी कीमतें स्थिर रखेगी, तो अगर मैं अपनी कीमत को कम करूँगा तो अपनी उसकी मांग मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन होगा। ठीक है, लेकिन जब अपन बाजार मांग वक्र की बात करते हैं, जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, यह अधिक ढाल का होता है और कम लोचदार होता है। कम लोचदार इसलिए होता है क्योंकि बाजार मांग वक्र वह स्थिति होती है जिसमें एक फर्म यदि कीमत में कमी करे तो अन्य फर्में भी उसका अनुसरण करके कीमत में कमी कर देगी। ठीक है, तो कीमत में कमी करेगी तो मांग मात्रा में उतना परिवर्तन नहीं होगा जितना एक्चुअल में होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए इसकी मांग थोड़ी बेलोचदार होगी। अतः एक फर्म का बाजार अंश मांग वक्र उसके प्रत्याशित मांग वक्र से कम लोचदार होगा, क्योंकि जब सभी फर्में अपनी कीमतों में कमी कर देगी तो उपभोक्ता जो होते हैं वो एक विक्रेता से दूसरे विक्रेता के पास नहीं जा पाएंगे। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। इस डायग्राम में अपन देखने हैं, यहाँ पहला DA डायग्राम बनाया गया है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये DA डायग्राम है और ये DB है। जो DA है उस डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि उसकी लोच ज़्यादा है, अर्थात लोच उसकी कम है, अर्थात उसकी ढाल क्या है, ज़्यादा है। क्लियर? नहीं, DA जो डायग्राम है, जो प्रत्याशित मांग वक्र को दर्शा रहा है, उसकी ढाल ज़्यादा नहीं है। देखना, DB जो मांग वक्र है उसकी ढाल ज़्यादा है और ढाल कम है इसकी, इसका मतलब लोच क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब लोच ज़्यादा क्यों है, तो आप ध्यान से समझना। जब कीमत P1 है, क्लियर, कीमत P1 है तो मांग मात्रा कितनी हो गई, OQ1। अब जब कीमत घट के OP2 हो जाती है तो मांग मात्रा कितनी हो जाती है, OQ3 हो जाती है। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यदि प्रत्याशित मांग वक्र की बात कर रहे हैं हम जब, तो एक फर्म जब कीमत OP1 रखती है तो मांग मात्रा OQ1 है। जैसे ही कीमत घटा देती है तो मांग मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि प्रत्याशित मांग वक्र में अपन ये जो फर्म होती है ये मानकर चलती है कि अन्य जो फर्में हैं वो अपनी कीमत को क्या रखेगी, स्थिर रखेगी, अर्थात अन्य जो फर्में हैं वो अपनी कीमत में परिवर्तन नहीं करेगी। क्लियर है? इस उपरोक्त डायग्राम से आपको DA जो मांग वक्र है वो बाजार मांग वक्र है। ठीक है, और DP जो मांग वक्र है वह प्रत्याशित मांग वक्र है। यहाँ उल्टा लिखा गया है, DP जो बाजार मांग वक्र है और DA जो है वो प्रत्याशित मांग वक्र है। ठीक है, यह दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं और यह हम मान्यता ले लेते हैं कि फर्म ने अपनी कीमत OP1 निर्धारित की है, मांग मात्रा OQ1 निर्धारित की है। अब अपन कल्पना करते हैं कि जो व्यक्तिगत फर्म है वह यह विश्वास रखती है कि अन्य जो फर्में हैं वो अपनी कीमत में परिवर्तन नहीं करेगी, अर्थात जब वो कीमत में परिवर्तन नहीं करेगी तो P1 से P2 कीमत करते ही मांग मात्रा OQ1 से बढ़कर OQ3 हो जाएगी। क्लियर है? यह तो प्रत्याशा करती है या एक्सपेक्टेशन करती है कौन, वो सिंगल फर्म। अब मान लो कि अन्य फर्में भी कीमत कम कर देगी तो क्या होगा, उसकी जो पहले वाली जो फर्म थी उसकी मांग मात्रा में उतना परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ इस डायग्राम में देखना, P2 कीमत होते ही यहाँ मांग मात्रा OQ2 हो जाएगी, बाजार मांग मात्रा। क्यों, क्योंकि अन्य फर्मों ने भी पहले वाली फर्म का अनुसरण किया और अपनी कीमतों को क्या कर दिया, कम कर दिया। इसलिए मांग मात्रा OQ1 से बढ़कर OQ2 केवल Q1 Q2 के बराबर परिवर्तन हुआ है, जो Q1 Q3 की तुलना में क्या है, कम है। ठीक है, तो अन्य प्रतियोगी फर्में अपनी वस्तु की कीमत कम नहीं करेगी तो व्यक्तिगत फर्म की उत्पादित वस्तु की मांग मात्रा बढ़ जाएगी। इस प्रकार प्रत्याशित मांग वक्र का निर्माण होता है जो अधिक लोचदार होगा। और इसी प्रकार जब कीमत में वृद्धि होगी तो व्यक्तिगत फर्म की मांग मात्रा घट जाएगी यदि उनका अन्य फर्में अनुसरण नहीं करे, और अगर अन्य फर्में अनुसरण करेगी तो मांग मात्रा में उतनी
परिवर्तन नहीं आएगा जितना अनुसरण नहीं करने पे हो रहा था। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे एकाधिकारात्मक बाजार के अंदर कीमत और उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। थैंक यू।